हेलो दोस्तों, हमारी आज की ऑडियो बुक का नाम स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण पुस्तक का चौथा पार्ट पढ़ेंगे, जिसका लेखक कृष्णकांत साहू जी है। इस पुस्तक का ये चौथा पार्ट है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। पृष्ठ 35 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। दो भाप द्वारा कुछ भोजन भाप से पकाए जाते हैं, इसलिए उनके पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं हो पाते हैं। सब्जी, मांस आदि इस विधि से सफलता से पकाए जाते हैं। पुराने समय में भाप से पकाने के लिए एक विशेष पात्र काम में लाया जाता था, जिसमें एक ढक्कनदार बर्तन होता है और अंदर एक जालीदार थाली सी लगी रहती है जिस पर रखकर सब्जी, गोश्त, इडली आदि पकाई जाती है। आजकल भाप से भोजन पकाने के लिए कई प्रकार के कुकर प्रयोग में लाए जाते हैं। कुकर में आवश्यकतानुसार भिन्न भिन्न वजन का दबाव निर्मित किया जाता है, परिणामतः बर्तन में उष्णता का घनत्व बढ़ जाता है। समस्त पाक विधियों में भाप द्वारा पकाने की विधि सर्वोत्तम है, क्योंकि इस विधि से पके भोजन के पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। भोजन हल्का शीघ्रता से पचने वाला होता है। इस विधि से पका भोजन पेट के रोगियों तथा वृद्धों के लिए उत्तम होता है, क्योंकि यह वसा एवं मसाले रहित होता है। 3 चिकनाई द्वारा तलना। इस विधि में भोजन को गर्म घी या तेल में पकाया जाता है। गर्म घी या तेल में ज्यों ही पदार्थ डाला जाता है उसकी ऊपरी परत कठोर हो जाती है, जिससे भीतर के पोषक तत्व बाहर नहीं निकल पाते। इस विधि से भोजन तो स्वादिष्ट होता है, परंतु गरिष्ठ होने से पचता नहीं है। तलने की 2 विधियां हैं, एक उबली विधि और एक गहरी विधि। तलने की गहरी विधि में वस्तु को घी या तेल में डाला जाता है। उबालने के लिए घी या तेल का तापमान 350 के लगभग होता है। 4 वायु द्वारा पदार्थों को भूंजने, सेंकने आदि में वायु पकाने का कार्य करती है। राख या बालू के माध्यम से भोज्य पदार्थ को ताप के संपर्क में लाने की विधि भूनना कहलाती है। वैसे बनाने के लिए आलू, बैंगन, अरबी, टमाटर आदि गर्म राख में भी रखे जाते हैं। बेकिंग या सेंकने की विधि में पकाने की क्रिया भट्टी या चूल्हे में विद्यमान रहने वाली शुष्क उष्ण वायु में संपन्न की जाती है। पकाए जाने वाले पदार्थों के अनुकूल ताप भिन्न भिन्न होते हैं। सेंकने से वस्तु पूर्ण रूप से पक जाती है और सरलता से पच जाती है। रोटी, डबल रोटी, बिस्कुट आदि इसी विधि से पकाए जाते हैं। टी का तापमान साधारणतः 2500 से 500 तक रहता है। भोजन पकाने का कार्य चाहे किसी भी विधि से किया जावे, उसमें खाद्य पदार्थों पर अनुकूल व प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ही है। साधारणतया सामान्य पाक विधि में पोषक तत्वों का अधिक ह्रास नहीं होता। यदि रिवाद्य पानी को न फेंका जाए, अधिक समय तक अधिक ताप विटामिनों का नाश अवश्य करता है। सामान्य पाक विधि में विटामिन सी व कुछ अंश तक विटामिन बी वर्ग अवश्य नष्ट हो जाते हैं, जिनकी पूर्ति कच्ची सब्जियां, फलों, सलाद आदि से प्राप्त कर सकते हैं। सब्जियों में केरोटीन व दूध, अंडों आदि का विटामिन ए सामान्य पाक विधि से नष्ट नहीं होते हैं। पृष्ठ 36 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। परंतु अनाज व दालों के परिस्तर में विटामिन थायमिन, नियासिन, पेंटाथानिक एसिड एवं कुछ खनिज पदार्थ मिलते हैं। उनके संसाधन का प्रक्रियाओं के कारण व्यर्थ में अपव्यय हो जाता है। तेज आंच पर सब्जियों व चावल आदि को खुले में पकाने से विटामिन बी वर्ग, सी वर्ग व कुछ अंश में प्रोटीन का नाश करते हैं। अधिक समय तक तेज आंच पर खुले उबालने या पकाने पर कुछ एमिनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विशेषकर शर्करा को उपस्थिति में जटिल यौगिक पदार्थ बन जाते हैं, जिन पर पाचक एंजाइम्स पूरा कार्य नहीं कर पाते और पदार्थों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता। तलने पर हरी सब्जियों में पाया जाने वाला विटामिन ए का कैरोटीन वसा विलय होने के कारण तेल घी में घुलकर नष्ट हो जाता है। शाक सब्जियों को अधिक छीलने, धोने, काटने या देर तक पानी में पड़े रखने पर खनिज पदार्थ व विटामिन बी व सी ग्रुप का ह्रास होता है। पाक विधि से पोषक तत्वों के अधिकाधिक अपव्यय को कुछ सीमा तक निम्न उपायों से रोका जा सकता है। 1. हाथ की चक्की का पिसा आटा चोकर सहित काम में लिया जावे। इस प्रकार हाथ का कुटा चावल ही काम में लावें। 2. छिलकों सहित दाल काम में लेवें। चावल व दालों के अतिरिक्त उंगले पानी में फेंकने के बजाय उसे रसा या सूप के काम में लाया जावे। 3. चावल, दाल, सब्जियों आदि को अधिक न धोएं, न अधिक छीलें और न ही देर तक पानी में उबालें। उबालते समय सोडा या बेकिंग पाउडर काम में नहीं लाना चाहिए, अन्यथा थायमीन विटामिन का नाश हो जाता है। 4. सब्जियों के बड़े बड़े टुकड़े काटें और अधिक देर तक खुला न रखें, अन्यथा पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण होकर ह्रास हो जाता है। 5. सब्जियों को खोलते पानी में डालकर उबालना चाहिए। उबालते समय ढक्कनदार पात्र का प्रयोग करना चाहिए। प्रेशर कुकर पकाने के लिए आर्थिक दृष्टि से उत्तम है। ये पोषक तत्वों की दृष्टि से समय और ईंधन बचाने में भी सहायक हैं। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक उस चरण को जिस पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषण स्तर कहते हैं। व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वास्थ्य का महत्व। जो व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, वही अच्छा नागरिक बन सकता है।
प्रत्येक व्यक्ति को समुदाय के सक्रिय सदस्य के रूप में सार्वजनिक कार्यों में पृष्ठ 37 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण योगदान देना होता है। जिस देश में स्वस्थ नागरिक होंगे उसकी उत्पादन क्षमता भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगी। व्यक्तिगत एवं समुदाय का स्वास्थ्य एक दूसरे पर आधारित है। यदि व्यक्तियों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है तो समुदाय में रोग एवं मृत्यु की दर बढ़ जाती है। फलस्वरूप सामाजिक उत्पादकता प्रभावित होती है। यदि समुदाय में कोई बुरे एवं अस्वास्थ्यकर आचारों में लिप्त है तो उस समुदाय के सदस्य कभी सुखी नहीं रह सकते। अतः किसी भी समुदाय के लिए यह आवश्यक है कि उसका प्रत्येक सदस्य उत्तम स्वास्थ्य के नियमों को समझे, तभी उस समुदाय में सुख एवं समृद्धि बढ़ेगी। 1. लिपाई पुताई करने का ज्ञान एवं लिपाई पुताई करना। 2. श्रमदान का आयोजन करना। 3. विद्यालय की खिड़कियां, दरवाजों एवं फर्नीचर पर रंग करना। आवास मकान पर लिपाई पुताई करना। कच्चा हो या पक्का, वह उसे समय समय पर मरम्मत करता है और लिपाई पुताई भी करता है। अपने आवास घर स्थल को साफ रखना चाहिए, चाहे वो कच्चा हो या पक्का। इससे उसका मन प्रसन्न रहेगा और मकान की उम्र बढ़ेगी। मकान स्वच्छ रखने से स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। लाभ इस प्रकार के कार्य करने से बालक संबंधित कार्य करने की कुशलता से परिचित होता है, वह स्वावलंबी बनता है। इस प्रकार बालक कार्य सीखकर अपने विद्यालय को भी सजाने साफ करने में अपना सहयोग दे सकता है। ऐसे कार्य सीखने में आर्थिक हानि से बचेगा। माता पिता को सुविधा मिलेंगी। बालकों में श्रम के प्रति निष्ठा की भावना का विकास होगा। भवन की लिपाई का कार्य। लिपाई का कार्य कच्चे मकानों में किया जाता है। इसमें गोबर काम आता है। यदि दीवार मिट्टी की है तो लिपाई के लिए पीली या पहाड़ों की लाल मिट्टी एवं गोबर काम में लाया जाता है। पहले गोबर को इकट्ठा करके उसके बीच में मिट्टी में देखें कि कोई कंकड़ या पत्थर तो नहीं है जो कि लिपाई करते समय हाथों को काट सकता है। इसके बाद पहले पानी से छिड़काव कर लें, जिससे लिपाई सफाई से होगी, और यदि कहीं टूटा फूटा है तो उसे भी मिट्टी से ठीक कर लें। थोड़ा सूखने दें। गोबर मिट्टी के घोल को गोबरोटी भी कहते हैं। जब दीवार सूख जावे तो हाथ से लिपाई करें, कहीं ज्यादा या कम न लगे। हाथ से सुंदर दीवार को लीप कर सूखने। पृष्ठ 38 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। जब दीवार सूख जावे तो खड़िया मिट्टी से उसे पोत सकते हैं। गेरू या रंग से चित्रकारी भी कह सकते हैं, उन्हें रंगोली कहते हैं। भवन की पुताई का कार्य। पुताई का काम पक्के मकानों में किया जाता है। इसमें चूना काम आता है। भवन की पुताई पक्के मकान जो ईंट, पत्थर, चूने, सीमेंट के बने होते हैं, उनकी दीवार साफ समतल होती है, उसकी पुताई चूना सफेदी से की जाती है। इससे मकान की मजबूती के साथ साथ चमक व सुंदरता भी आती है। भवन की पुताई करने से अनेक प्रकार के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं तथा भवन की दीवारों व छतों में मजबूती आती है। एक कमरा की साइज 20-25 हो तो निम्न सामान की आवश्यकता होगी। पुताई की क्रिया पूर्व व बाद में पहले कली को भिगाने के लिए डूम में करीब 40 लीटर पानी भर लो। अब उसमें धीरे धीरे चूने के डलों को डालें। ध्यान रखें कोई पानी के छींटे आंख में न गिर जावें। कुछ समय में सारी कली चूना पानी में डाल दें और उसे गलने दें। उसमें हाथ न डालें। देखेंगे कि पानी उबलने लगेगा। इस प्रकार इसे करीब 24 घंटे तक पड़ा रहने दें। यदि पानी कम है तो और डाल दें। जब कली पूरी गल जावे तो उसमें सरेस को महीन करके डालें। पानी में गर्म करके इसी प्रकार गोंद को भी महीन करके पानी में गलाकर ड्रम में डाल दें और नील व नीला थोथा एवं डी पाउडर भी डाल दें। अब लकड़ी की सहायता से चूने को अच्छी तरह मिला दें। चूने के पानी को ऐसा रखें जैसे गाढ़ी छाछ होती। पृष्ठ 39 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। इसके बाद छलनी या कपड़े में से मिश्रण को छान लें। एक बात ध्यान रखें कि उसमें कंकड़ या मिट्टी न जावे। इसके बाद कूची से दीवार पर ऊपर से नीचे की तरफ हाथ चलाते हुए पुताई करें। इधर उधर हाथ न चलाएं, अन्यथा बुरा लगेगा। जब दीवार ऊपर से करनी हो तो नसेनी काम में लें। इस प्रकार एक बार पुताई करके छोड़ दें। जब सूख जावे तो फिर पुताई करें। इस प्रकार कम से कम 2-3 बार पुताई करें। इसके बाद सूखने दें और अब सफाई कर मकान की फर्श भी धो डालें। सावधानियां। पुताई करने में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। 1. चूने के गलते समय या बाद में हाथ न डालें, अन्यथा हाथ कट जावेंगे। 2. सरेस व गोंद को अधिक न डालें, अन्यथा सफेदी की पुताई पपड़ी बनकर उतर जावेगी। मेन स्विच बंद कर दें, अन्यथा दीवार पर करंट आ सकता है। 3. इसी प्रकार गाढ़ी पुताई से भी सफेदी की पुताई पपड़ी बनकर उतर जावेगी। 4. अधिक पतली या बिना गोंद व सरेस के भी पुताई छूट जावेगी। 5. चूने को 24 घंटे काम में लेने से पहले अवश्य भिगो दें, जिससे चूने की गर्मी शांत हो जावे। 6. नीला थोथा जहर है, सावधानी से काम लें, इससे मक्खी मच्छर खत्म हो जाते हैं। 7. पुताई का काम करते समय हाथ मुंह पैरों में तेल अवश्य लगा लें। 8. सिर पर कपड़ा व आंखों पर चश्मा अवश्य रचाएं। 9. नीचे की फर्श को धोने से पूर्व फर्श को मोटे टाट या कपड़े से रगड़ लें, जिससे सफाई अच्छी व जल्दी होगी। 10. पुताई करने के बाद तेल साबुन से स्नान करें।
भवन की रंगाई का कार्य। भवन की रंगाई दो प्रकार से की जाती है। ये दोनों तरीके महंगे होते हैं। इससे मकान मजबूत व सुंदर होते हैं। ये निम्नलिखित हैं। 1. डिस्टेम्पर। 2. वार्निश। 1. डिस्टेम्पर की रंगाई। डिस्टेम्पर बाजार में रंग रोगन की दुकान पर बंद डिब्बों में मिलता है। एक कमरा जिसकी साइज 20 <25 हो उसे 5 लीटर पर्याप्त होगा। इसे बालों वाली ब्रश से करना चाहिए, साधारण कूंची से नहीं करें। इस कार्य के लिए निम्नलिखित सामान की आवश्यकता होती है। पृष्ठ 40 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। डिस्टेम्पर का सामान। 1. डिस्टेम्पर रंग इच्छानुसार। 2. रंग घोलने का बर्तन। 3. चौड़ा ब्रश। 4. पानी। कार्य प्रक्रिया। सबसे पहले दीवार को रैगमाल 0 नंबर से हल्का फुल्का घिस लें। इसके बाद झाड़ू से दीवार साफ कर दें। इसके बाद डिस्टेम्पर से दुगुना पानी लेकर डिस्टेम्पर को पानी में अच्छी तरह घोल लें। पानी को गर्म करके ही मिलाएं, इससे वह आसानी से घुलकर मिल जाएगा। अब ब्रश की सहायता से थोड़ा थोड़ा लेकर रंगाई करें। ध्यान रखें कि रंग फर्श पर न गिरे, अन्यथा फर्श खराब हो जाएगी। ब्रश में उतना ही ले जितना रंग दीवार सोख सके। दीवार पर 2 बार रंग करना चाहिए जिससे धब्बे न रहें। 2. भवन व वार्निश रंगाई। वार्निश का रंग की कई श्रेणियों के डिब्बों में बंद मिलता है। जितनी खर्च की सामर्थ्य हो उतना ही खर्च कर अपनी मनपसंद का रंग खरीद लें। यदि यह रंग गाढ़ा है तो थोड़ी मात्रा में इसमें तारपीन का तेल डाल सकते हैं। मिट्टी का तेल कभी भूलकर भी न डालें, अन्यथा रंग की चमक खत्म हो जाएगी। पुताई करने की क्रिया वैसी ही है जैसे डिस्टेम्पर की है, इसमें चमक अधिक रहती है। सावधानियां। 1. जब जिस दीवार पर रंग करें उसको पहले साफ कर लें, फिर रंग करें। 2. ये रंग ब्रश से अधिक टपकता है, इसलिए फर्श पर पहले कोई गंदा कपड़े या अखबार बिछाएं जिससे फर्श खराब ना हो। 3. कार्य पूरा करने के बाद पात्र व ब्रश एवं हाथों को मिट्टी के तेल से पहले साफ कर किसी फटे पुराने कपड़े से पोंछ लें। इसके बाद फिर एक बार मिट्टी के तेल से साफ कर फिर कपड़े से पोंछें, इसके बाद साबुन से धो लें। 4. ये कार्य रात में करें तो अच्छा रहता है, जिससे मक्खी नहीं रहती है, अन्यथा दिन में इस रंग पर मक्खी चिपक जाएगी। श्रमदान का आयोजन करना। श्रमदान के शब्द से स्पष्ट अर्थ है कि छात्रों द्वारा अपने श्रम से ही किया हुआ कार्य ही श्रमदान है। विद्यालयों में ये कार्य छात्रों को टोली में बांटकर कराया जाना चाहिए। पहले प्रत्येक कक्षा में छात्रों को टोलियों में बांट दें। इसके बाद प्रत्येक टोली को एक निश्चित स्थान बताकर कार्य सौंप दें और उस कार्य को कितना करना है, क्या करना है, ये बात बालकों को पूरी तरह समझाकर कार्य में लगा दें। पृष्ठ 41 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। विद्यालय या उसके आसपास का कोई अन्य स्थान भी हो सकता है, वहां श्रमदान का कार्य कराया जा सकता है। श्रमदान हेतु सामग्री। 1. गेंती। 2. हावड़ा। 3. तगारी। 4. बाल्टी। 5. रस्सा। 6. झाड़ू। 7. कपड़ा। 8. बांस। उपकरण सामग्री का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाए। 1. गेंती। ये कठोर जगह को फोड़ने के काम आती है। इससे छोटे बालक से कार्य न लें क्योंकि यह वजन में भारी भी होती है। 2. फावड़ा। फावड़ा से मिट्टी की खुदाई करना व उसे उठाकर फेंकना आदि कार्य करने में सहायक है। 3. तगारी। ये मिट्टी व कूड़े को एक स्थान से उठाकर निश्चित स्थान पर डालने में सहायक है। 2. 4. बाल्टी। यह पानी भरना, वृक्षों में डालना या मैदान में छिड़काव करना आदि कार्य में सहायक है। 5. रस्सा। ये श्रमदान का स्थान नापना या कोई मैदान में खेल का स्थान बनाने के या सीध में कार्य करने के काम आता है। 6. झाड़ू। इसे हल्के व मोटे कूड़े की सफाई में काम में लिया जाता है। ये खजूर की अच्छी व मजबूत रहती है। 7. कपड़ा। किवाड़, खिड़की, फर्नीचर व अन्य छोटे स्थानों को साफ करने के काम आता है और कार्य करते समय प्रत्येक छात्र को अपने सिर पर भी बांधना चाहिए जिससे धूल मिट्टी बालों में न जाए। 8. बांस। यह विद्यालय भवन या अन्य सार्वजनिक स्थान पर लगे जाले आदि को साफ करने के काम आता है। इसके सिर पर झाड़ू या कपड़ा बांधकर काम लेना चाहिए। विद्यालय एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर श्रमदान करना। विद्यालय में श्रमदान के उपयोग। विद्यालय में श्रमदान के उपयोग निम्नलिखित हैं। 6. विद्यालय भवन की पुताई। विद्यालय भवन की पुताई करने में छात्रों का श्रमदान बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। छात्रों को विभिन्न ग्रुपों में विभाजित कर उनको भवन के विभिन्न कक्षों एवं 4 दीवारी की पुताई का काम सौंपा जाता है और श्रेष्ठ छात्रों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया जाता है। पृष्ठ 42 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। 2. विद्यालय का सौंदर्यीकरण। विद्यालय में समय समय पर निरीक्षण, उत्सव आदि होते रहते हैं। उन दिनों विद्यालय को अक्सर साफ व सुंदर ढंग से सजाया जाता है। विद्यालय के मुख्य द्वार एवं रास्ते आदि को फूलों के गमलों से सजाया जाता है। रंगीन कागज से बनी झंडियों को लगाया जाता है। गुब्बारों के द्वार बनाए जाते हैं। पतंगी कागज की मालाएं और प्राकृतिक फूलों से बनी मालाएं यथास्थान लगाई जाती हैं। अल्पना और रंगोली यथास्थान पर बनाई जाती हैं। ये कार्य श्रमदान के माध्यम से छात्रों द्वारा ही किए जाते हैं।
3. विद्यालय भवन व खेल के मैदान की सफाई। विद्यालय में प्रत्येक कक्षा, कक्ष, कार्यालय आदि की सफाई प्रतिदिन होनी चाहिए और पूरे कूड़े करकट को विद्यालय भवन से दूर फेंकना चाहिए। इसी प्रकार खेल का मैदान भी साफ सुथरा होना जरूरी है। मैदान उबड़ खाबड़ हो तो उसे समतल करना खिलाड़ियों के लिए जरूरी है। ये 4 मैदान से होने वाले कार्य हैं जो छात्रों से कराए जाने चाहिए। 4. वृक्षारोपण व फुलवाड़ी। छात्रों द्वारा श्रमदान के माध्यम से विद्यालय प्रांगण और खेल के मैदान में यथास्थान वृक्ष लगाने चाहिए। उनकी सिंचाई और देखभाल का दायित्व वहन करना चाहिए। इसी प्रकार विद्यालय परिसर में फुलवाड़ी भी लगाई जानी चाहिए जिससे श्रमदान द्वारा शाला का सौंदर्य बढ़े। 5. विद्यालय भवन के निर्माण में सहयोग। यदि कोई विद्यालय में नया कक्ष बन रहा है या ग्रेटर दैन पन्य कोई मरम्मत आदि का कार्य हो रहा है तो उसमें छात्र अपना सहयोग दे सकते हैं, जैसे पानी की व्यवस्था करना, ईंट पत्थर व बजरी डालना, मिट्टी हटाना, मसाला तैयार करना आदि कार्यों में सहयोग दिलाना चाहिए। इस अर्थ में छात्रों को उत्साहित करते रहना चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर श्रमदान के कार्य क्षेत्र। सार्वजनिक स्थलों पर छात्रों के द्वारा निम्नांकित श्रमदान कार्य कराए जा सकते हैं। 1. सड़क पर पड़ी मिट्टी को हटाना व गड्ढे भरना। 1. दूसरी टोली को सड़क पर जैसे फालतू मिट्टी पड़ी हो उसे हटाकर साफ करना। यदि कहीं गड्ढे बने हुए हों उन्हें भरना आदि कार्य कराएं। इन सभी कार्यों के निरीक्षण हेतु प्रत्येक येली में एक येली नायक की भी नियुक्ति रखें जो हमेशा बदलते हुए भी रहे। 2. सार्वजनिक स्थानों पर श्रमदान। सार्वजनिक स्थान जैसे कोई धर्मशाला की सफाई करना या उसके पौधों को पानी देना, अस्पताल की सफाई, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि स्थानों की भी समय समय पर सफाई करानी चाहिए। पृष्ठ 43. स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण। 3. वृक्षारोपण। बरसात के मौसम के उद्भव स्थान देखकर प्रत्येक छात्र से एक पौधा लगवाए और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दें। पुराने लगे पेड़ों की गुड़ाई, निराई, पानी देना आदि कार्य भी कराए और छात्रों को ऐसे नए कार्यों की उपयोगिता को भी समझना चाहिए। 4. अन्य कार्य जैसे रास्ते साफ करना या कहीं कोई गंदगी पड़ी है तो उसे साफ करना आदि कार्य भी करा सकते हैं। श्रमदान के लाभ। बालकों में श्रम के प्रति निष्ठा उत्पन्न होगी, स्वच्छ रहने की आदत प्रबल होगी, अपने किए हुए श्रम के प्रति खुशी होगी, श्रम के प्रति आदर की भावना जागृत होगी, मिलजुल कर कार्य करने की भावना उत्पन्न होगी, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने की भावना जागृत होगी, कठिन कार्य करने की आदत होगी। बालकों को पुरस्कार व श्रमदान प्रमाण पत्र मिलेंगे। श्रमदान आयोजन में निम्नलिखित सावधानियों को बरतना अति आवश्यक है। 1. छोटे बालकों को हल्का कार्य करना चाहिए। 2. बड़े बालकों को कुछ भारी कार्य सौंपना चाहिए। 3. कार्यस्थल पर जाने से पूर्व वहां के कार्य की जानकारी देना। 4. तेज औजार से कार्य करना समझना। 5. कोई खतरनाक स्थान हो तो सावधान करना। 6. कार्य करते समय विश्राम अवश्य करें। 7. औजारों को ठीक प्रकार से संभालकर यथास्थान रखना। 8. हो सके तो श्रमदान का कार्य किसी धुन या गीत के साथ साथ करना। 9. टोली नायक को कार्य समझाना। 10. कार्य के समय बात न करना। 11. औजार को देखकर चलाना, किसी को चोट न पहुंचे। 12. दूसरों के कार्य को हानि न पहुंचाना। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षण पुस्तक का 5वां पार्ट देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखें या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।